जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 समुच्चय पाठ का सॉल्व करेंगे। इसके प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग एकदम अच्छी तरीके से समझकर टैकल करेंगे। पाठ समुच्चय का जितने भी पहले टॉपिक था हम लोग पहले के सेशंस में देख लिए हैं, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो मेरा नाम प्रकाश कुमार है और आज हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहले हमें बताना है कि जो 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन हैं उनमें से कौन समुच्चय है और नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जो कोई भी साल है या वर्ष है तो उसमें जो महीने आते हैं, वर्ष जो होते हैं, है ना, तो कुल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो उनमें से कुल कितने महीने या फिर वर्ष मंथ हैं जो जे से शुरू होते हैं, जे अक्षर से शुरू होता है। तो हमारे कुल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो उसमें से जनवरी, जून और जुलाई, यही 3 है जो हमारा अक्षर जे से शुरू होता है। कौन कौन? जनवरी है पहला वाला जो कि फर्स्ट मंथ ही है, फिर कौन है? जून है, और फिर जुलाई है। तो यही 3 का क्या बनेगा? समुच्चय बनेगा। और ये समुच्चय कहलाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर जनवरी, जून और जुलाई है ना, ये क्या है? अवयव है ना। तो हमें निश्चित अवयव मिल पा रहा है, इसीलिए यह क्या है? यह एक समुच्चय है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसका हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए हो गया। तो इस तरह से जो पहला नंबर हमारा है वो एक समुच्चय है, ठीक है। दूसरा नंबर कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। कहने का अर्थ है कि भारत के जितने भी लेखक हैं तो उनमें से जो प्रतिभाशाली लेखक हैं, ठीक है ना, उसमें से क्या करना है? 10 सबसे अधिक जो प्रतिभाशाली हैं उनको चुनना है, उनका संग्रह बनाना है। तो देखिए, यदि हम किसी व्यक्ति ए से कह दें कि आप भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह बताइए, और कोई दूसरा व्यक्ति बी से हम कह दें कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए भारत का, ठीक ना। तो प्रत्येक का जो सूची होगा 10-10 प्रतिभाशाली लेखकों का, वो भिन्न होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो अपने कहने का अर्थ है कि जो भाषा है या फिर उसका जो क्षेत्र है फिर उसका जो जीवन शैली है वो हिंदी से प्रभावित है ना। तो मान लीजिए कि जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, तो उसने मुंशी प्रेमचंद के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा समझा, तो उनके उस व्यक्ति के अनुसार मुंशी प्रेमचंद जो है वो अच्छे लगते हैं, उसे लगता है कि 10 प्रतिभाशाली व्यक्ति में ये आने चाहिए, तो उसके अनुसार वो उनको ले लेगा उसमें अपने सूची में। और जो व्यक्ति बी है, मान लीजिए कोई हमारे उर्दू या फिर संस्कृत भाषी से क्या है प्रभावित है या फिर उस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है, आता है, तो इसके अनुसार इसके जो लेखक होंगे वो उनको क्या कर लेगा? अपने सूची में शामिल कर लेगा। तो कहने का अर्थ है कि ये प्रत्येक व्यक्तियों पर निर्भर करता है उनके अपने मापदंड के अनुसार। तो इसलिए इसमें जो आंकड़े होंगे, इसमें जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे उनके अपने नजरिए के अनुसार। तो इसलिए ये जो है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये क्या होगा? ये हमारा समुच्चय नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें हमें निश्चित अवयव नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व में वो बल्लेबाज जो कि सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कि सबसे अच्छे किस्म के क्या है? बल्लेबाज हैं, जो सबसे अच्छे हैं। तो देखिए, कहने का अर्थ है कि इसमें भी वैसा ही है जैसे कि पहला वाला था। यदि हम 2 व्यक्ति से बोल दे कि आपके अनुसार 10 जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं वो कौन कौन से हैं, और कोई दूसरे व्यक्ति से हम बोल दें कि आपके अनुसार विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन कौन से हैं, तो दोनों में भिन्नता आ जाएगा, अलगपन आ जाएगा, ठीक ना। जो व्यक्ति ए होगा उसके जो सूची में 11 जो बल्लेबाज होंगे सर्वश्रेष्ठ, और व्यक्ति बी जो होगा उसके सूची में 11 जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे, वो दोनों भिन्न होगा। उसमें सूची में जो अवयव होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि उनके अनुसार, उनके अपने नजरिए के अनुसार वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं विश्व के, है ना। तो ये भी क्या है कि इसका एक निश्चित मापदंड नहीं है, हर व्यक्ति के अपने अपने नजरिए के अनुसार
ये अलग अलग 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो सकते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, समुच्चय नहीं कहलाएगा। इसका जो संग्रह होगा वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। आपकी कक्षा की सभी बालकों का संग्रह, कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई एक छात्र है, ठीक है, तो यदि हम उससे बोले कि तुम्हारी कक्षा में जो कुल बालक हैं तो उसका संग्रह जो होगा, कहने का मतलब है उस छात्र को मालूम होगा कि मेरी कक्षा में ये बालक पढ़ते हैं, ये पढ़ता है मेरे कक्षा का, मेरे क्लास का ये लड़का है, ये मेरे क्लास का लड़का है, ये मेरे क्लास का लड़का नहीं है। तो उसको मालूम होगा कि कौन कौन मेरे क्लास के बालक हैं और कुल कितने उसकी संख्या है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आंकड़े मालूम हो रहे हैं, मालूम हो रहा है कि अवयव कौन कौन है उस कक्षा में बालक है ना, और उसकी संख्या कुल कितनी है। तो इसलिए ये इसका जो संग्रह होगा वो एक समुच्चय होगा, ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम लिखा हुआ है, मतलब कि 1 से लेकर 99 तक, है ना, 1 से लेकर 99 तक जो गिनती की संख्या है वो क्या होगी, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या होगी। अब चूंकि इसमें हमें अवयव मालूम हो रहा है कि 1 2 3 4 इस तरह से करते करते 99 तक जो गिनती में कुल संख्या है ये सभी क्या होंगे, अवयव होंगे किसी संग्रह का। तो इसलिए जब हमें मालूम हो रहा है कि ये निश्चित अवयव हैं तो ये क्या होगा, ये भी एक समुच्चय होगा, ठीक है। अगला जो है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो जो लेखक प्रेमचंद है इन्होंने जो उपन्यास लिखे होंगे तो उनका संग्रह क्या समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये जो कुल उपन्यास लिखे होंगे वो एक निश्चित उपन्यास होंगी, है ना, वो एक अपने आप में विशेष उपन्यास होगी, उनकी अपना अपना नाम होगा, उनकी कुल संख्या भी एक निश्चित होगी। तो चूंकि यहाँ पर जो अवयव हैं वो ज्ञात हो रहा है कि हाँ ये उपन्यास लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित है, ये भी उपन्यास लेखक हैं प्रेमचंद इनके द्वारा लिखित है। हाँ कुल संख्या इतने कुल उपन्यास से लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, मतलब कि हमें अवयव मालूम हो रहा है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, इसमें इस समुच्चय में जो अवयव होंगे वो क्या होगा, उपन्यास होगा, जो कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित होगी, ठीक है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, देखिए सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी हमारा समुच्चय होगा। और जो समुच्चय होगा वो कौन सा होगा, तो वो एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें जो अवयव आएंगे वो अनंत होंगे, ढेर सारे होंगे, है ना। और इसमें अवयव कौन से होंगे, तो इसमें इसके जो समुच्चय बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। देखिए मान लीजिए कि इधर हमारा -6, ठीक है, फिर -6 -4, ठीक है, -2 0 2 4 6, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा और इस तरह से ये पीछे भी बढ़ते जाएगा। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले बात इसमें हम समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जो होता है वो पूरा जो होता है नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला और साथ में जीरो वाला, है ना। जो होता है ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो, तीनों को मिलाकर जो संख्या कुल जो होते हैं क्या होता है, पूर्णांक होते हैं। उनमें से सम वाला यानी जो जिसमें 2 से भाग लग जाए, है ना। तो देखिए ये जो निगेटिव में है इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, कि 2 से यदि हम भाग करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, -3 मिलेगा, है ना। इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा जो कि 3 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा जो कि हमें 0 मिलेगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो सम होती है संख्या वो क्या होती है, वो 2 से डिविजिबल होती है, उसमें 2 से भाग लग सकता है, वो 2 से भाज्य होती है ना। तो ये जो संख्याएं होंगी ये पीछे भी होगी, पीछे जो होगा वो अनंत तक जाएगा, ये पीछे हमारा पूरा जाएगा, है ना। -8 भी होगा, -1 लाख भी होगा, -10 लाख 10 करोड़ इस तरह से भी होगा। इधर जो है पॉजिटिव में वो भी आएगा पूरा जो है, जैसे इधर 100 हो गया, 102 हो गया, 104 हो गया, फिर 1010 हो गया, इस तरह से भी आगे बढ़ते जाएगा। तो चूंकि हमें मालूम है कि हाँ ये जो है संख्या इस समुच्चय में एक अवयव है ना, ये भी जो संख्या है इस समुच्चय में एक अवयव है। 1 लाख भी इसके आगे जो आएगा वो भी इस समुच्चय का एक अवयव होगा, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, 2 से भाज्य है ना। तो इसलिए क्योंकि हमें अवयव मालूम है कि हाँ ये इस समुच्चय का अवयव होंगे, ठीक है, भले वो क्या है असीमित है, अवयव की संख्या अधिक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक समुच्चय है जो कि एक अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है, समुच्चय है, ठीक है। अगला जो है
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मान लीजिए जो हमारे जो समुच्चय का अध्याय है, जो पाठ है, तो हमारे किताब में जो समुच्चय का पाठ है उसमें जो कुल संख्या जो होगी प्रश्नों का वो एक निश्चित होगी, है ना। और प्रत्येक जो हमारे प्रश्न होंगे वो अपने आप में विशेष होंगे। कहने का अर्थ है जैसे ही कई क्वेश्चन देखते हैं हम और लगता है कि हाँ ये तो हमारे बुक में दिया हुआ था, मतलब कि कहने का अर्थ है कि हमारे अध्याय में जो जो प्रश्न आते हैं वो एक निश्चित प्रश्न होता है, निश्चित प्रश्न होता है, ठीक है ना। हमें यदि गिनती करें हम समुच्चय जो पाठ है उसमें कुल कितने प्रश्न है तो हम लोग कर सकते हैं कि हमारे समुच्चय पाठ में कुल जो प्रश्न है उनकी संख्या इतनी है, उनकी जो संख्या है इतनी है ना। कौन कौन कोई पूछ दे कि आपके समुच्चय पाठ में जो प्रश्न है कुल उसको एक सूची में आप तैयार करिए तो आप कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 से इतना क्वेश्चन है, प्रश्नावली जो है हमारा 1.2 उससे इतना क्वेश्चन है, उसी तरह से प्रश्नावली 1.6 से इतना क्वेश्चन है। तो कहने का अर्थ है हम लोग को मालूम है यहाँ पर कि कौन कौन से अवयव होंगे, तो कुल जो प्रश्न है यहाँ पर क्या होंगे, अवयव होंगे, और उनकी जो संख्या है प्रश्नों की हमें वो ज्ञात है, मतलब कि अवयवों की जो संख्या वो ज्ञात है। इसलिए इसका जो सूची बनेगा, ये जो हमारा समुच्चय है ये हमारा समुच्चय है, ठीक है। और इसमें जो समुच्चय में जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, प्रत्येक प्रश्न होंगे हमारे पाठ समुच्चय के। तो इसलिए ये जो है ये हमारा समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अवयव मालूम है, हमें सभी प्रश्न मालूम है, उनकी संख्या भी सभी मालूम है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये भी क्या है, ये भी जो 10 खतरनाक विश्व के जो जानवर हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अपना अलग अलग होगा, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति रहता है अफ्रीका में, तो उसके अनुसार वहां का जो होगा जानवर लगता हो कि हाँ ये हमारा खतरनाक जानवर है। हम लोग रहते हैं इंडिया में, तो हमारे यहाँ ये जो जानवर है बहुत खतरनाक जानवर है, हाँ शेर जो है बहुत खतरनाक जानवर है। तो कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति के लिए लगता हो कि हाँ ये अधिक खतरनाक जानवर है, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग खतरनाक जानवर हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आंकड़े जो है यहाँ पर अवयव जो है वो अलग अलग हर व्यक्ति के अनुसार हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर निश्चित अवयव नहीं मिल पा रहे हैं, यदि निश्चित मापदंड दिया होता तो मिल पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो संग्रह बनेगा वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में मान लीजिए कोई समुच्चय ए दिया गया है, इसमें अवयव जो है 1 2 3 4 5 6 है, इसका क्या है अवयव है, ये सभी 6 गो इसमें कुल अवयव है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये वाला जो प्रतीक है और प्रतीक ये वाला है भरना है। ये जो होता है इप्सिलॉन का साइन है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो किसी समुच्चय के अवयव को हम लोग इससे सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये समुच्चय है ना, तो इसमें -2 एक अवयव है, तो मान लीजिए इस समुच्चय का हम नाम लिख देते हैं डी, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि -2 एक अवयव है और यहाँ पर इस तरह से इप्सिलॉन का साइन दे देंगे और समुच्चय बी लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इप्सिलॉन का इस्तेमाल करते हैं। यदि यहाँ पर -3 इसमें नहीं है और -3 यहाँ पर लिख दिए और -3 अवयव नहीं है, तो इस तरह से इप्सिलॉन का साइन देकर इसको काट देंगे। इप्सिलॉन का है यहाँ पर बिलोंग्स टू का है और किसको, समुच्चय बी के ये अवयव नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें हमें भरना है कि 5 जो है क्या समुच्चय ए के अवयव है, तो हाँ यहाँ पर तो दिया हुआ है 5, तो इसलिए जो 5 है समुच्चय ए का अवयव है, तो यहाँ पर इप्सिलॉन का साइन लगा देंगे। 8 क्या इसमें अवयव है, 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर इप्सिलॉन का साइन लगाकर क्या कर देना है, हमें इसको काट देना है। 0 क्या इसका अवयव है, इसमें कहीं पर 0 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इप्सिलॉन का साइन इस तरह से खींच के इसको काट देना है, ठीक है। आगे जो है कि 4 जो है क्या समुच्चय ए में है अवयव, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इप्सिलॉन का साइन यहाँ पर लगा देंगे, मतलब 4 समुच्चय ए का एक अवयव है। 2 जो है इसमें है, तो हाँ 2 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि 2 समुच्चय ए का एक अवयव है। उसी तरह से 10 क्या समुच्चय ए में दिया गया है अवयव नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इप्सिलॉन का साइन देकर यहाँ पर हम लोग इसको काट देंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो हम आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि समुच्चय जो था शुरू में कि 2 रूप का होता है, पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा जो था उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पर जो समुच्चय है हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, ठीक ना, और उसको हम लोग क्या करना है रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है।
पहला जो क्वेश्चन है इसमें जो समुच्चय दिया गया है उसका नाम दिया गया है कि समुच्चय ए है, ठीक है, और उसमें एक्स क्या है, अवयव है। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि सभी एक्स का समुच्चय, यहाँ तक का जो ये कोष्टक लगा हुआ है मझले कोष्टक और एक्स को, इसको हम पढ़ेंगे सभी एक्स का समुच्चय। और ये जो साइन है कॉलन का, ठीक ना, कॉलन का, किसका साइन है, तो कॉलन का। तो इसका मतलब हुआ जहां, ठीक है, जहां एक्स एक पूर्णांक है और इस तरह से है, तो यदि हम इसका हम रोस्टर रूप बनाए तो कैसे बनेगा, तो एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, ये तो समझ आ गया। और एक्स जो है -3 और 7 के बीच में है। यदि इसका हम बनाए क्या रोस्टर रूप में समुच्चय, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारा समुच्चय ए है, ठीक है, -3 शामिल नहीं है, यदि होता तो यहाँ पर बराबर का साइन दिया होता है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 भी शामिल नहीं है इधर, यानी 7 से कम तक यानी 6 तक, फिर 2 3 4 5 6, यानी ये जो समुच्चय है यही रोस्टर रूप होगा इस समुच्चय निर्माण रूप का। जो बी है समुच्चय, इसमें क्या है समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय। इसको ऐसे पढ़ेंगे जहां एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, यानी जो हमारा समुच्चय बी होगा इसमें जो अवयव आएंगे वो 1 2 3 4 5 यही अवयव आएंगे, और यही अवयव का जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय बी होगा, ठीक है। समुच्चय सी जो होगा इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की, यानी हम 8 को 2 अंकों में तोड़ें, कैसे, देखिए, यदि हम 8 को एक कम कर देते हैं 8 में से तो कितना बच गया, 7 बच गया, ठीक है। तो यदि हम 2 अंकों के ऐसे प्राकृत संख्या जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए, ठीक है, तो 1 और 7 को अब हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यदि इसको हम उल्टा कर दे, रिवर्स 7 + 1 कर दे तो भी क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे हो गया, तो 1 कर दिए। अब क्या करते हैं हम, 8 से 2 अलग करते हैं, तो 2 अलग करेंगे तो 6 बच जाएगा, यानी 2 और 6 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे उल्टा तो 6 + 2 ये भी हमारा 8 ही होगा, ठीक है। तो 1 अलग किए, 2 अलग किए 6 8 से, अब क्या करेंगे 3 अलग करेंगे, तो 3 जैसे ही अलग करेंगे तो हमारा 5 बच जाएगा। 8 में से 3 अलग करेंगे तो 3 + 8 वही 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो वो भी हमारा 8 ही आएगा। और इसका उल्टा कर देंगे तो 5 और 3 ये भी जो इनको भी जब जोड़ेंगे तो हमारा 8 ही आएगा, ठीक है। यदि हम 3 को घटा दिए, अब हम क्या करेंगे 4 को घटाएंगे 8 में से, तो जैसे ही हम 4 को घटाएंगे 8 में से तो हमारा 4 बच जाएगा, यानी 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लिए, 1 घटा लिए, 2 घटा लिए, 3 घटा लिए, है ना, फिर 4 घटा लिए। अब 5 नहीं घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, बचेगा यहाँ पर। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 5 और 3 दोनों का जोड़ने पर 8 हम लोग पहले ही ले लिए है ना, उल्टा करके ले लिए हैं। फिर 6 नहीं घटाएंगे, फिर 6 घटाएंगे तो 6 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 6 2 वाला पहले ही ले लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग 4 तक घटा दिए, ठीक है। कहने का अर्थ है कि हम लोग 1 से शुरू किए, है ना। हम 0 से भी शुरू करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 घटाएंगे 8 में से तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। कितना बचेगा, 8 ही बचेगा, और जोड़ेंगे तो हमारा 8 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम 8 में से क्या घटाएं, 8 में से यदि हम 8 घटाएं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। 8 में से हम 7 घटाते तो 1 बचता, तो 7 1 का हम पहले ही ले लिए हैं हम लोग इसका उल्टा करके, है ना। तो हम 8 में से 0 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 8 बचेगा। 8 में से यदि हम 8 घटाएं तो क्या बचेगा, ये 8 में से यदि हम 8 घटाएं तो हमारा 0 बचेगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर भी हमारा क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इनमें से कौन कौन वो 2 अंकों की संख्या बनेगी, ठीक है ना, जिनका योगफल करने पर 8 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक तो बनेगा जो वो होगा 1 और 7 से, जो कि वह 17, इनका जोड़ने पर योगफल 8 होगा। दूसरा जो बनेगा वो 7 और 1 का जोड़ने पर 8 होगा,
उससे फिर 2 और 6 का, फिर 6 2 जो 62 है, फिर 3 और 5 का 35 और 5 और 3 का 53, ठीक है ना। उसी तरह से 4 और 4 का 44, 0 और 8 का क्या बनेगा 0 8, 8 0 क्या बनेगा 8 और 0 80 बन गया। लेकिन इसमें जो ये वाला जो संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या हमारी नहीं है। हमें निकालना कौन सा है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो जिसके अंकों के योगफल 8 है। 2 अंकों की, x जो है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यहाँ पर अंकों का योगफल 0 और 8 दोनों का योगफल 8 तो है, ठीक है, लेकिन 2 अंकों की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये 2 अंक की नहीं है, क्योंकि 8 के पहले 0 लगा हुआ है, इसलिए वो हमारा एक ही अंक का है। जो 0 8 है हमारा एक ही अंक का है, तो ये हमारा 2 अंकों की ऐसी संख्या नहीं है जिसके योगफल हमारा 8 मानेंगे हम, ठीक है ना। बाकी जो बच गया 17 71 26 62 35 53 44 और 80, इन अंकों का जो समुच्चय बनेगा वही हमारा इस समुच्चय का रोस्टर रूप कहलाएगा। कौन सा बनेगा, वो जो बनेगा हमारा समुच्चय, वो क्या बनेगा, वो समुच्चय हमारा समुच्चय सी लिया है ना, समुच्चय सी होगा। और इसमें जो अवयव आएंगे 17 आएगा, ठीक है, फिर इसका उल्टा 71 हो जाएगा, उस तरह से फिर 26 आएगा, इसका उल्टा 62 हो जाएगा, उसी तरह से 35 और 53 आ जाएगा। कौन आएगा, 35 और 53 हो जाएगा। उसके बाद 44 हो जाएगा और 80 हो जाएगा, 44 हो जाएगा और हमारा 80 हो जाएगा। यानी यही 2 अंकों की ऐसी संख्या है, जब इनके योग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समुच्चय सी के रोस्टर रूप को हम लोग निकाल लिए। अगला नंबर जो है समुच्चय डी है, इसमें क्या दिया गया है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, तो x सभी x का समुच्चय, जहां x एक अभाज्य संख्या है, x क्या है अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की सबसे पहले निकालते हैं भाजक कौन कौन से हैं, तो 60 की भाजक, 60 में किससे भाग लग जाएगा, x लगेगा, लग जाएगा, हाँ लग जाएगा भाई। 60 में किससे भाग लग जाएगा, और इसमें 60 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा। 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि लग जाएगा, क्योंकि देखिए 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, जो कि 3 का मल्टीपल है, गुणज है, इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, जो कि 20 3 60 हो जाएगा। 4 से तो 4 5 20 और 20 3 60, तो यानी 4 से 20 में भाग लग जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो 2 संख्या होती है किसी भी संख्या को, यदि उन दोनों संख्या का जो संख्या बन रहा है, अंकों की जो संख्या बन रहा है, यदि उसको 4 भाग कर देता है तो वो संख्या भाजित हो जाती है 4 से, यही इसका डिविजिबिलिटी या फिर भाजक नियम होता है। फिर 5 से भाग इसमें लग जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा 10 बार में, फिर 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से लग जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से 12 से भी लग जाएगा, फिर 15 से भी लग जाएगा, उसके बाद 30 से लगेगा और 60 से लगेगा। तो मतलब कि 60 को इतनी संख्या भाग दे सकती है। इनमें से बात हो रही है कि x एक अभाज्य संख्या है, तो इनमें से कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो हमारा 2 एक अभाज्य संख्या है, हमारा 3 एक अभाज्य संख्या है, हमारा 5 एक अभाज्य संख्या है, और जितने भी संख्या इधर जो है ये क्या है, ये सभी हमारे यौगिक संख्या है, ठीक है, 4 से लेकर, और एक जो है हमारे ये यूनिक नंबर है। तो 2 3 और 5 यही जो अवयव होंगे, इनका जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, हमारा समुच्चय डी होगा, हमारा समुच्चय डी होगा, जिसमें अवयव होंगे 2 3 और 5। ये क्या है, तो 60 का भाजक है, जो कि अभाज्य भाजक है। उसी तरह से जो समुच्चय ई है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जब लिखते हैं रोस्टर रूप में, तो 2 अवयवों को, जब दोनों समान अवयव हैं तो उनको हम बार बार मतलब 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, तो एक बार लिखेंगे। तो इसका जब समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय ई का, समुच्चय ई जो है, इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री है, इसके स्पेलिंग जो है यानी अक्षर जो है उसकी हमें समुच्चय बनाना है। तो कैसे बनेगा, पहले टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर आर आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, ठीक है, फिर जी आ जाएगा इसमें, फिर ओ भी आ जाएगा, ठीक है, फिर एन भी आ जाएगा, ये वाला ओ नहीं आएगा अब क्योंकि हम यहाँ पर ओ ले लिए हैं, फिर एम आ जाएगा ना हमारा एम आ जाएगा, फिर ई नहीं आएगा क्योंकि हम नहीं, ई हमारा आ जाएगा, यहाँ पर ई भी हमारा आ जाएगा,
टी नहीं आएगा क्योंकि हम टी यहाँ पर ले लिए हैं पहले ही। आर नहीं लेंगे क्योंकि आर हम यहीं पर ले लिए हैं। अब वाई आ जाएगा हमारा, यानी इन्हीं जो अवयव होंगे इन्हीं अवयवों का हमारा समुच्चय बनेगा, जो कि होगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द का क्या, उसके जो स्पेलिंग है उसका समुच्चय होगा। तो हमारा ई का हो गया। एफ में जो है कि बेटर जो शब्द दिया है उसके सभी अक्षरों का समुच्चय निकालना है। तो इसमें भी ई 2 बार आया हुआ है और टी 2 बार आया हुआ है, तो हमारा जो समुच्चय एफ होगा इसमें बी 1 बार लेंगे, ई 1 बार लेंगे और टी 1 बार लेंगे और आर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा समुच्चय बन गया बेटर शब्द के स्पेलिंग का, अक्षरों का। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। हमें दिया गया है रोस्टर रूप में समुच्चय दिए गए हैं और हमें उनको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए पहला वाला जो है इसमें जो अवयव है कुछ इस तरह से है कि 3, 6, 9, 12। ध्यान से देखें तो 3 का टेबल है, क्या है 3 का जो होता है पहाड़ा वो है। तो 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12 कुछ इस तरह से। तो यदि हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, यदि हम पैटर्न इससे निकालें तो कुछ देखिए ये हमारा 3 गुणे 1 हो जाएगा जो कि 3 है। इसको हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2 जो कि 6 है। 9 को 3 गुणे 3 और 12 को 3 गुणे 4, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चारों में इसमें भी पहले जो 3 है वो क्या है, समान है। तीनों में क्या है, 3 3 है ना। और यहाँ पर ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से बढ़ते गया है। तो कहने का अर्थ है इसका जो बनेगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप वो कुछ इस तरह से बनेगा। और मान लेते हैं इसका कोई नाम भी हम दे देंगे, लेकिन चाहे तो नाम भी दे देंगे, ना दे तो भी ठीक है। तो जो बनेगा मान लेते हैं कि इसका जो समुच्चय है वो, उसमें जो अवयव है वो क्या है, एक्स है। ठीक है ना, सभी एक्स का समुच्चय। तो इस तरह से बनेगा कि एक्स, जहां एक्स जो है किस तरह से है, तो वो 3 का टेबल में। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 यानी 3 एक्स जो है ना वो 3 n के बराबर इस तरह से। और हमारा n क्या होगा, और हमारा जो n होगा वो कैसा होगा, n जो है ना वो 1 से लेकर 4 तक है। 1 से लेकर 4 तक है, मतलब 4 से छोटा है और 1 से बड़ा है, 1 के बराबर भी है और 4 के बराबर भी है। तो यही होगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप, ये पहले वाला समुच्चय का, पहले वाला समुच्चय का। ठीक है ना, समुच्चय निर्माण रूप हमारा यही होगा। उसके बाद जो दूसरा वाला दिया गया है समुच्चय हमें, वो क्या है कि 2 4 8 16 32। मतलब कि यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो है 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 1। ठीक है ना, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2, है ना। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। मतलब कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 को 1 बार गुणा किया गया, यहाँ पर 2 को 2 बार, यहाँ पर 2 को 3 बार। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 2 को 2 के पावर 1, 4 को 2 के पावर 2, 8 को 2 के पावर 3, 16 को 2 के पावर 4, 32 को 2 के पावर 5। तो कहने का अर्थ है कि पावर बस बढ़ते गया है। जो ये हमारा जो दूसरा है रोस्टर रूप जो दिया गया है हमें, इसका जो होगा हमारा क्या समुच्चय निर्माण रूप, वो कुछ इस तरह से होगा कि इसके अवयव को हम मान लेंगे एक्स। ठीक ना, तो हम कुछ इस तरह से क्या है कि मजले कोष्टक के अंदर लिखेंगे कि सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स है वो किस तरह से है, तो 2 के पावर n के बराबर है। ठीक है, क्या है, 2 के पावर n के बराबर है, इस तरह से है। ठीक है, और n क्या है, तो n हमारा जो है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 5 तक है। 1 से लेकर 5 तक हमारा क्या है, n है। ठीक है ना, कौन, n। 5 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 1 भी है और 5 भी है। तो यही होगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप दूसरे वाला का। तीसरा वाला जो है 5 25 125 625। तो ये हमारा 5 को जब हम गुणा करते हैं 1 से, ठीक ना, यानी कहने का अर्थ है कि 5 को गुणा हम करें 1 से तो 5 आएगा। ठीक है ना, और हम 1 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 1 को लिख सकते हैं क्या, तो 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 0। क्योंकि किसी की भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से 25 कर सकते हैं हम लोग, तो 5 गुणे 5। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 5 के पावर क्या,
5 के पावर 2, ठीक है ना। यहाँ पर 5 के पावर 3 हो जाएगा 125 और 5 के पावर 4 हो जाएगा कौन 625, ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 1 यहाँ पर। तो क्या हो रहा है कि जैसे इस तरह से ये था यहाँ पर कि पावर बढ़ रहा था, यहाँ पर भी पावर बढ़ रहा है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 का। तो कहने का अर्थ है जो हमारा तीसरा नंबर जो दिया गया है क्या रोस्टर रूप, उसका जब हम निकालेंगे क्या समुच्चय निर्माण रूप तो कैसे निकलेगा। तो तीसरा नंबर का यदि हम निकालें समुच्चय निर्माण रूप तो उसमें हम लोग मान लेंगे अवयवों को क्या एक्स मान लेंगे, और इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि सभी एक्स का समुच्चय जहां जो एक्स होता है वो कुछ क्या है तो 5 के पावर n के टाइप का है, 5 के पावर n के टाइप का है। देखिए जो चेंज हो रहा है यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है उसी को हम n माने हैं, और जो स्थिर है 5 है यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5 उसको हम स्थिर यहाँ पर 5 ले लिए हैं, ठीक है ना। और n क्या है हमारा, तो जो हमारा n दिया गया है वो हमारा क्या है तो n हमारा 1 से लेकर कहाँ तक है 1 से लेकर 4 तक है, कहाँ तक है 1 से लेकर 4 तक है कौन n, 4 से छोटा है 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है 4 के बराबर भी है ना। तो यही हमारा होगा समुच्चय निर्माण रूप तीसरा नंबर रोस्टर रूप का, ठीक ना। और जो चौथा नंबर है हमारा जो दिया गया है 2 4 6 इस तरह से बढ़ते गया है, तो आप देख ही रहे हैं समझ ही रहे हैं कि 2 4 6 इस तरह से जो होता है 8 10 12 14 ये हमारा क्या होता है सम संख्या होता है या फिर सम प्राकृतिक संख्या होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि जो हमारा 4 नंबर में जो हमारा होगा क्या समुच्चय निर्माण रूप वो कैसा है, तो मान लेते हैं उसके अवयवों को एक तरह का है, जहां पर क्या है तो एक सम क्या है सम प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी होता है सभी सम संख्या, तो प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं या फिर इसका हम लोग समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हैं। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कैसे, तो एक तरह का मतलब कि इसके ये जो समुच्चय है हमारा रोस्टर रूप में, तो इसका जो अवयव है उसको हम x मान लिए, यानी सभी x का समुच्चय जहां x जो है वो किस तरह से होगा तो 2 के पावर n मान लेंगे यहाँ पर 2 के पावर n, ठीक है इस तरह से भी। और n क्या है हमारा, और हमारा n जो होगा वो क्या होगा तो वो हमारा यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, मतलब कि देखिए इसको 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 4 को 2 गुणे 2, 6 को 2 गुणे 3, इस तरह से 8 आएगा आगे तो उसको लिखेंगे हम लोग क्या 2 गुणे 4। तो 2 तो यहाँ पर स्थिर है लेकिन 1 2 3 4 जो है अलग अलग है, मतलब बदलते रहा है। तो इसलिए क्या लिख देंगे हम कि जो हमारा n है वो क्या है, n हमारा जो है यहाँ पर कहां से कहां तक है 1 से शुरू है लेकिन है बहुत अनंत तक, सभी यहाँ पर सम संख्या बात हो रही है। तो अनंत को हम लोग लेते हैं क्या इन्फिनिटी, क्या है इन्फिनिटी, और शुरू है कहां से 1 से, और 1 से और अनंत तक, और यहाँ पर बीच में n हो जाएगा जो कि अनंत से क्या है क्या लेंगे इसको छोटा लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा अनंत से छोटा ही लेते हैं, किसी को भी अनंत को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। और 1 भी लेंगे और 1 से बड़ा और 1 भी लेंगे, ठीक है ना। और अनंत कभी भी शामिल नहीं होता है इसलिए यहाँ पर हम बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बराबर का साइन नहीं लगाएंगे। और इस तरह से हम इसके ये जो समुच्चय है इसका समुच्चय निर्माण रूप हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है इस तरह से भी। अगला जो है 5 नंबर में 1 4 9 और 100 है, तो ध्यान से देखिए ये क्या है, ये हमारा 1 का स्क्वायर है, 4 जो है हमारा 2 का स्क्वायर है और 9 जो है हमारा 3 का स्क्वायर है। इस तरह से करते करते 100 जो है हमारा 10 का स्क्वायर है। तो कहने का अर्थ है इसमें जो अवयव है वो 1 से लेकर 10 तक के जो प्राकृतिक संख्या है उसका स्क्वायर है, वर्ग है। तो जो हमारा 5 नंबर जो होगा समुच्चय निर्माण रूप उसमें जो अवयव है उनको हम यदि x मान लेंगे, हम x y z कुछ ही मान सकते हैं, यदि हम x मान लेंगे तो x क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो n का स्क्वायर हो जाएगा। n का स्क्वायर इसलिए देखिए स्क्वायर जो है यहाँ पर स्थिर है, ठीक ना, लेकिन 1 2 3 4 बदलते जा रहा है तो हम उसको n मान लिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और n कहाँ से कहाँ तक है तो 1 से लेकर 10 तक है, यानी और हमारा जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है तो 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है कौन n, जो कि 10 से छोटा और 10 के बराबर भी हो जाएगा, 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम समुच्चय 5 जो है इसका भी हम लोग समुच्चय निर्माण रूप
निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यह है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि हमें रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध में यही रूप में लिखना है हमें। तो समुच्चय पहला जो है ए है कि इसमें x जो है अवयव वो इस तरह से है कि एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या है? विषम है और प्राकृत है। तो विषम और प्राकृत कौन होता है? तो एक जो होता है विषम होता है, प्राकृत भी होता है। 3 भी हमारा विषम भी होता है, प्राकृत भी होता है। 5 भी विषम होता है और प्राकृत होता है। तो इस तरह से 5, 7, 9 इस तरह से क्या होगा हमारा, ये बढ़ते जाएगा क्योंकि ये अनंत होगा। इसका जो समुच्चय होगा ना वो हमारा अपरिमित समुच्चय में आएगा। ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय में आएगा। और ये हमारा मान लीजिए इसका नाम ए दिया गया है तो हम यहाँ पर नाम ए दे देंगे। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा समुच्चय बी है उसमें एक्स जो है वो एक्स इस तरह से अवयव है कि एक्स एक पूर्णांक है और एक्स जो है इन दोनों जो वैल्यू है इसके बीच में है। ठीक है, तो पूर्णांक क्या मालूम है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है हम डेसिमल में निकाल लेंगे। कैसे? तो जो -1/2 दिया गया है और 1/2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है डेसिमल में? 0.5 होता है। और यहाँ पर माइनस लगाया तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद है हमारा x यानी इससे बड़ा है। ठीक है ना, और 9/2 यानी 4.5 हो जाएगा डेसिमल में। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.5 यानी 4.5 हो जाएगा, यानी इससे छोटा है। ठीक है, ये हमारा डेसिमल में, ये हमारा डेसिमल में हो गया। ठीक है, तो इसके और इसके इन दोनों वैल्यू के बीच में कुल कितने पूर्णांक हैं? कुल कितने यहाँ पर पूर्णांक है? x एक पूर्णांक है तो इसके देखिए बीच में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 5 नहीं आएगा, कैसे कि 4.5 से 5 अधिक हो जाएगा, हमें इससे कम लेना है। ठीक है ना, इससे कम लेना है। और इधर देखिए 1 से शुरू होगा, क्या इधर 0 आएगा? ध्यान देना है यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 0 होगा क्योंकि 0 जो है वैल्यू है वो यदि हम इसको देखें संख्या रेखा पर, यदि हम देखते हैं संख्या रेखा बनाकर और मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है माइनस का 0.5 है। ठीक है, और ये हमारा जो है 4.5 है। ठीक है ना, तो 0 कहीं इधर आएगा, माइनस के 0.5 के बाद आएगा 0, इधर कहीं 1, 2, 3, फिर 4 और 4.5 इधर कहीं आ रहा है। इस तरह से हमारा जो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इनका जो समुच्चय बनेगा 0, 1, 2, 3 और 4, इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वही हमारा समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय कौन? समुच्चय बी कहलाएगा। ठीक है, कौन सा? बी कहलाएगा। ठीक है, समुच्चय सी जो है उसमें भी जो अवयव है वो क्या है? एक्स एक पूर्णांक है जो इसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। ये जो दिया गया है समीकरण उसको क्या करता है? संतुष्ट करता है। देख लीजिए कैसे समीकरण में कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर जो है ना, यानी एक्स का जब हम वर्ग करेंगे तो 4 से छोटा होना चाहिए पर 4 के बराबर होना चाहिए। तो एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे? 4 से छोटा हो चलेगा, 4 के बराबर है वो भी चलेगा। तो देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर होगा, यानी एक्स के जगह पर हमारा 2 चलेगा, है ना, 2 चलेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि एक्स का यदि 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 होता है जो कि 4 से छोटा है, तो ये भी चलेगा। ठीक है, और यदि हम अब देखिए यदि हम माइनस का 2 ले लें और इसका भी स्क्वायर करें, वर्ग करें तो क्या आएगा? हमारा 4 ही आएगा, आएगा ना। और माइनस का 2 जो है वो क्या है? 4 से छोटा है ना, 4 से छोटा है, तो इसलिए ये भी एक्स की जगह पर माइनस का 2 हो सकता है। उसी तरह से माइनस का 1 स्क्वायर जो लेंगे, वर्ग जो लेंगे, उसका वैल्यू क्या आएगा? हमारा 1 आएगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये भी क्या है? 4 से छोटा है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। और इसका कितना आएगा? 4 आएगा जो कि बराबर होगा इसका जो आएगा 1 आएगा और इसका जो आएगा 4 आएगा। ठीक है, और जो 0 है उसका भी यदि हम वर्क करेंगे तो 0 आएगा, तो वो भी क्या है? 4 से छोटा है। तो कुल मिलाकर यही जो 5 अवयव इस समुच्चय के लिए
इस समुच्चय को सेटिस्फाई करेंगे, संख्या सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका जो समुच्चय बनेगा उसमें कौन होंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कम से अधिक लेते हैं, यानी -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। तो इन संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा वही होगा हमारा समुच्चय सी। क्या होगा? समुच्चय सी हो जाएगा। ठीक है। और जो समुच्चय डी है उसमें जो अवयव हैं कि एक्स मान लिया गया कि एक्स जो है लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल जो शब्द लिया गया है, जो शब्द है, इसके स्पेलिंग का जो बनेगा समुच्चय उसका बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक ना। तो स्पेलिंग में एल 2 बार आया है तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लेंगे तो इसका जो समुच्चय बनेगा क्या बनेगा? एल, ओ, वाई और ए। अब एल नहीं लेंगे तो यही इसका समुच्चय बन गया, जो कि हमारा डी नंबर समुच्चय हो जाएगा, है ना। समुच्चय ई में क्या है कि एक अवयव है जो कि वर्ष का एक ऐसा महीना है, मतलब कि वर्ष का जो 12 महीने होते हैं, ठीक ना, उन महीनों में से वो ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब आप लोग बताइए कि जो एक साल होता है उसमें जो 12 महीने होते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं बोला गया है? होते हैं नहीं? नहीं होते हैं। जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं उसका समुच्चय लेना है हमें। तो देखिए इस तरह से कि यदि हम अपने मुट्ठी को इस तरह से पास लाएं, ठीक ना, और इधर से शुरू करें तो जनवरी हमारा यहाँ पर जो बोन है वहां पर आ रहा है, तो जनवरी में 31 दिन होता है। ठीक है। फिर फरवरी, तो ये जो दोनों बोन के बीच में जो स्पेस है इसके पास आ रहा है फरवरी। तो फरवरी जो होता है क्या होता है? 28 या 29 दिनों का होता है। तो फरवरी हमारा इस समुच्चय का अवयव होगा। इस समुच्चय का जो फरवरी है हमारा अवयव एक होगा। फिर मार्च यहाँ पर ऊपर आ रहा है तो मार्च में 31 दिन होता है। फिर मार्च के बाद अप्रैल जो है ये दोनों बोन के स्पेस में आ रहा है अप्रैल। तो अप्रैल जो है वो भी एक ऐसा महीना होगा अप्रैल जिसमें 31 दिन नहीं होता है। क्या होता है? कि नहीं होता है। कौन? अप्रैल। कौन? अप्रैल। ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा हमारा? अप्रैल। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आ रहा है बोन पर, यानी मई जो है 31 दिन का होगा। मई के बाद जून जो है आ रहा है दोनों बोन के बीच में, यानी वो 31 दिन का नहीं होगा। ठीक ना। तो कौन? मई, जून। जून जो है वो भी इसका एक अवयव होगा। ठीक है। मई, जून। उसके बाद जुलाई आ रहा है बोन पर, तो जुलाई जो होगा वो 31 दिन का होगा। जुलाई के बाद अगस्त, वही बोन पे आ रहा है तो वो भी 31 दिन का होगा। अगस्त। उसके बाद सितंबर आ रहा है दोनों बोन के बीच में यहाँ पर इसलिए जो सितंबर है वो हमारा 31 दिन का नहीं होगा। कौन? सितंबर। तो सितंबर भी इसका एक अवयव होगा। ठीक है ना। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर आ रहा है बोन पर, तो वो 31 दिन का होगा। अक्टूबर के बाद नवंबर आ रहा है दोनों बोन के स्पेस में, यानी खाल में जो ये गड़ा जो है इस तरह से, तो वहां पर जो आ रहा है कौन? नवंबर। तो वो हमारा 31 दिन का नहीं होगा। कौन? नवंबर। नवंबर। ठीक है, नवंबर। तो ये हमारे क्या होगा? और दिसंबर आ रहा है उसके बाद बोन पर, तो दिसंबर बोन पर आ रहा है मतलब वो 31 दिन का होगा हमारा। तो यही 1 2 3 4 5 यही 5 ऐसे होंगे अवयव या फिर महीने जो हमारा 31 दिन का नहीं होंगे। ठीक है। तो फरवरी हमारा 28 से 29 दिन का होता है, बाकी हमारा 30 दिन के होते होंगे, है ना। तो ये हमारा इसका जो समुच्चय बनेगा यही होगा क्या? हमारा ई समुच्चय। क्या होगा? ई समुच्चय। ठीक है ना। और ये हमारा हो गया किसमें? ये हमारा सूचीबद्ध हम लोग या फिर रोस्टर रूप में ही हमारा हो गया। अगला जो है एफ नंबर में, एफ जो है हमारा समुच्चय, उसमें एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन है मतलब कि कॉन्सोनेंट्स या फिर वॉवेल्स जो होते हैं, तो उसमें से जो कॉन्सोनेंट्स हैं यानी जो व्यंजन है उसको लेना है जो के से पहले आते हैं। यानी जो हमारा देखिए के जो है यहाँ पर लेना है, लिया किसका? छोटकी एबीसीडी का, है ना। तो उसी का हम भी लेंगे अवयव, जो कि क्या है? व्यंजन लेना है हमें, कॉन्सोनेंट्स लेना है हमें। ठीक ना। जो कि के से पहले आते हैं। तो के से पहले कौन आएगा? तो ए हमारा लेंगे, ए तो हमारा वॉवेल हो जाएगा यानी स्वर हो जाएगा, तो ए को हम नहीं लेंगे। उसके बाद कौन लेंगे हम? बी को लेंगे, सी को लेंगे, डी को लेंगे, ई को नहीं लेंगे, एफ को लेंगे। इसके बाद एफ हमारा अवयव हो जाएगा। ठीक ना। ई एफ जी एच, आई नहीं लेंगे, यहाँ पर आई हमारा वॉवेल है।
GHI हो गया ना, आई नहीं लेंगे, जे कौन जे, उसके बाद के यहाँ पर आ ही जा रहा है, तो के से पहले जो आता है उन व्यंजनों को लेना है, यानी के यहाँ पर नहीं लेंगे, यानी यही हमारे कुल व्यंजन होंगे और यही हमारे यहाँ पर अवयव हो जाएंगे और इनका जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा समुच्चय एफ। क्या होगा, समुच्चय एफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सभी समुच्चयों को क्या कर लिए हैं, हम लोग समुच्चय निर्माण रूप से किसमें कर लिए, रोस्टर रूप में कर लिए। अगला जो है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में क्या है, वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इधर जो लिखा हुआ है वो किसमें है, तो रोस्टर रूप में है, और इधर जो है ये किसमें लिखा हुआ है, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। तो मिलान करना है कि कौन कौन दोनों जो है समान समुच्चय हैं। तो पहला इधर देखें हम, तो इसमें x जो है अवयव, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक और वो भी क्या, अभाज्य है। तो 6 के भाजक पहले कौन कौन होते हैं, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। उसमें अभाज्य कौन होते हैं, तो 2 और 3 होता है। 2 और 3 यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि ये जो है सेकेंड नंबर में, दूसरा नंबर में, ये हमारा जो है ना, ये हमारा किसके लिए आएगा, ये हमारा ए के लिए आएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो है समुच्चय, उसमें एक से संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम विषम कौन होता है, तो 1 3 5 7 9 यहाँ पर है, 1 3 5 7 9 उनका समुच्चय यहाँ पर है। यानी ये जो 4 नंबर में है ये किसके लिए होगा, हमारा बी के लिए होगा। जो हमारा समुच्चय बी ये वाला है इसके लिए होगा। एक एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो प्राकृत है, अभाज्य नहीं बोला है, सिर्फ बोला है भाजक, मतलब कि इसमें कौन होंगे, 1 2 3 और 6 होंगे। 1 2 3 और 6 यहाँ पर है, मतलब कि ये जो है हमारा समुच्चय सी के लिए, ये जो सी नंबर में जो है उसके लिए है। उस तरह से भी आगे क्या है, एक मैथमेटिक्स जो है शब्द का एक अक्षर है। क्या है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा जो होगा एम, यहाँ पर एक बार ले लेंगे यहाँ पर, उसके बाद ए ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टी ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ई ले लेंगे। अब एम नहीं लेंगे क्योंकि एम हम पहले ले चुके हैं यहाँ पर, तो एम छोड़ दिए, तो ए नहीं लेंगे क्योंकि ए हम पहले ले चुके हैं इसको। फिर टी को नहीं लेंगे क्योंकि टी यहाँ पर हम ले लिए हैं। आई जो है, आई को ले लेंगे इस बार। उसके बाद सी को ले लेंगे यहाँ पर, उसके बाद एस को भी ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो इनका जो बनेगा समुच्चय, इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वही होगा मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय होगा। इसमें क्या है, MATH, इसमें भी क्या है, MATH EICS। तो कहने का अर्थ है ये हमारा जो है ये किसके लिए है, हमारा ये जो डी है समुच्चय उसके लिए है। तो इस तरह से हम लोग आज प्रश्नावली 1 के सभी क्वेश्चनों को एकदम अच्छे तरीके से कर लिए। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 1.2 को एकदम वन शॉट में समाप्त कर देंगे और अच्छे तरह से उसको हम समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।